Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and I'm presenting you today Daily Current Analysis. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. वी गोना टॉक अबाउट ecological niche modeling. Very important term, ecological niche modeling. Context क्या है, क्यों इसकी बात कर रहे हैं? So basically, the researchers at the Institute of Himalayan Bioresource Technology, which is in Palampur, Himachal Pradesh, they have used ecological niche modeling strategies to examine the economically important species of saffron. इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके सैफरन की इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस को एग्जामिन किया गया है. तो पहले क्या करेंगे, सैफरन के बारे में जानेंगे, फिर ये इकोलॉजिकल नीश क्या होता है वो देखेंगे क्योंकि आप इसे इन्वायरमेंट की क्लासेस में पढ़ते हैं, बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो गया. एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ दिस इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग. क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इकोलॉजिकल नीश से ये टर्म ओरिजिनेट करती है. सबसे पहले सैफरन की बात करते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है क्रोकस सैटिवस. इट्स अ फ्लावरिंग प्लांट एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स से ये प्रोपगेट करता है और उन अंडरग्राउंड स्टेम्स को कहा जाता है कॉम्स एंड दे ग्रो बेस्ट अंडर द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट. इसलिए इंडिया में हम देखते हैं जो कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पे सैफरन उगता है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान ग्रोज 90% ऑफ द वर्ल्ड सैफरन. 90% वर्ल्ड सैफरन ईरान से आता है. सैफरन को यूज़ किया जाता है टू फ्लेवर द फूड. इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हील करता है, कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट है and it is also has anti-cancer properties. 90% सैफरन ईरान से आता है, 5% सैफरन इंडिया प्रोड्यूस करती है. हिस्टोरिकली वर्ल्ड का सबसे प्राइज्ड एरिया जहाँ पे सैफरन उगाया जाता है दैट इज़ कश्मीर. इन द ओल्ड लेक बेड्स ऑफ कश्मीर वहाँ पे सैफरन को उगाया जाता है. सैफरन की कल्टीवेशन के लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि इनको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए. सॉइल जो होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए एंड द पीएच शुड बी समवॉट न्यूट्रल टू बेसिक. और समर टेम्परेचर्स जब फ्लावर्स आते हैं दैट शुड बी अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड देयर शुड बी द गुड सॉइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. एवरेज यील्ड 2.6 kg पर हेक्टेयर आ जाती है. दैट इज सैफरन. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए. अब इकोलॉजिकल नीश क्या है, देखिए. Ecological niche is that niche, it's those set of conditions, environmental conditions under which an animal or any organism or a plant species will thrive, they will survive. Those right conditions are called as niche. different niches हैं ecosystem में. बायोडाइवर्सिटी में जो niches हैं they are occupied by species. हर एक species का एक unique niche होता है. अब फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स ले लीजिए, उनको ड्राई एरिड इकोलॉजिकल नीश चाहिए. ऐसे एरिया में जो आपके प्लांट्स हैं वो वाटर को स्टोर करेंगे अपनी लीव्स में. नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लाइट कैसी होनी चाहिए, सॉइल मॉइस्चर कैसा होना चाहिए, ये सब मिलकर इकोलॉजिकल नीश बनाते हैं. अब क्लाइमेट चेंज की वजह से स्पीशीज़ अपने बायोजियोग्राफिकल नीश जो उनका था उसमें ऑल्टरेशंस आ रही हैं. हम देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे हो रहा है. क्रॉप चॉइसेस बदल रही हैं जो इतनी सेंचुरीज से करते हुए आ रहे थे. नाउ दे आर नॉट आइडियल क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन, इट अफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, कैसे प्रेडेटर्स हैं, कौन सी कॉम्पिटिटिव स्पीशी है. तो वो जो राइट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर कितना, रेनफॉल कितनी, सॉइल कैसी, रेंज कैसा, टेम्परेचर रेंज कैसा, प्रेडेटर्स कैसे हैं वहाँ पे, एंड ऑल दैट, दोज कंडीशंस आर कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीश.
फिर इस आर्टिकल में यूज़ की गई इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग। ये एक प्रेडिक्टिव टूल है जिससे कि कंप्यूटर एल्गोरिदम को यूज़ करके न्यू पॉसिबिलिटीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं कि जो हमारे पास कोई भी स्पीशी है, कोई भी न्यू इनहैबिटेंट है, उनकी एग्जिस्टिंग हैबिटेट की जगह पे और कौन कौन सी लोकेशंस हो सकती हैं जहाँ पे इसे ग्रो किया जा सके या फिर वो ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जा सके। अब समझ में आया? सैफरन अभी कश्मीर में उगता है, लेकिन उसकी इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग की गई है कि ऐसी कंडीशंस, ये नीश वाली कंडीशंस और कहाँ पे है और कौन कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशंस पॉसिबल हैं जहाँ पे सैफरन ग्रो कर सकता है। तो इसमें इन्वायरमेंट का डाटा कंपेयर किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर आइडियल नीश। नाउ व्हाई डू वी नीड इट? देखें, वी नीड दिस थिंग बिकॉज टू ब्रिज दी इकोलॉजिकल कंसिडरेशंस, जो भी इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए, और जिस तरह से इकोलॉजिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, वी नीड टू फाइंड सम न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में न्यू एरियाज़ को स्टडी किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मणिपुर में, इवन तमिलनाडु में, कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे सैफरन को अपना नीश मिल सकता है। इसमें डाटा यूज़ किया जाता है, यू यूज़ बिग डाटा। कंप्यूटर को यूज़ करके आप उसे कंपेयर करते हैं। बिग डाटा की 3 चीज़ें हैं, वैरायटी होती है उसमें, बहुत वॉल्यूम होती है और वेलोसिटी होती है। देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस शटल रडार टोपोग्राफी मिशन। इसमें हाई रेजोल्यूशन डिजिटल टोपोग्राफिक डाटा है अर्थ का। टोपोग्राफी का डाटा कहाँ से लिया? स्पेस शटल रडार टोपोग्राफी मिशन से, जो कि नासा का मिशन है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज़ करके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली गई लैंडस्केप्स की, कहाँ पे कैसा लैंडस्केप है, इन सब चीज़ों को देखकर इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग की गई है। इकोलॉजिकल नीश के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो द फंक्शनल रोल। इकोलॉजिकल नीश, आप इसको बहुत डिटेल में अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में स्टडी करते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग, ये नीश और कहाँ कहाँ मिल सकता है। नेक्स्ट इज एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। Now, Union Cabinet has approved the Eklavya Model Residential Schools। ये 1997-98 में स्टार्ट हो गए थे, जिसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो चिल्ड्रन हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है इन दी रिमोट एरियाज़, ताकि उन तक अपॉर्चुनिटीज़ पहुंच सकें, हाई लेवल प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्सेज पहुंच सकें और उनको अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते, दे ऑल्सो फोकस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। एज ऑफ नाउ वी हैव 384 फंक्शनल स्कूल्स जो कि ऑल अक्रॉस द इंडिया प्रेजेंट हैं, एंड दे आर एट पार विद नवोदय विद्यालय। रादर यहाँ पे स्पेशल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जो लोकल आर्ट है, जो लोकल कल्चर है, वो यहाँ पे दिया जाता है, अलॉन्ग विद ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट। This Eklavya Model Residential Schools, they are administered by Ministry of Tribal Affairs. And Tribal Affairs Ministry ने मई 2021 में एक MOU साइन किया, Memorandum of Understanding साइन किया with the Microsoft. So Microsoft will help the tribal schools जैसे कि Eklavya Model Residential School, Ashram schools, and these schools will have digital transformation. एंड ये जो MOU है ये एक डिजिटल इवेंट में साइन किया गया था, विच वॉज एम्पावरिंग यूथ फॉर सक्सेस। वी ऑल्सो हैव नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है, दिस हैज़ बीन सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें स्कूल्स को मेंटेन करना, किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह मैनेज किया जाएगा, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब यहाँ पे देखा जाता
and it functions through an executive committee which is under the chairmanship of Secretary of the Tribal Affairs. बाकी इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर. एक तो ट्राइफेड है, इट्स अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. द मेन पर्पस ऑफ द ट्राइफेड इज टू ब्रिंग द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिया के जो ट्राइबल पीपल हैं उन तक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राइफेड को एडमिनिस्टर करती है. ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. फिर मैंने थोड़े दिनों पहले पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात की थी, उनको डेवलप किया जाता है. वी हैव प्रधानमंत्री वन धन योजना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सो ऑल ऑफ दीज आर सेट इन प्लेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. Moving ahead, next article is important from Indian economy point of view. It is about the national logistics policy. So our Prime Minister has launched the national logistic policy, and this was launched at the Vigyan Bhavan in New Delhi. And this is a significant step to fulfill the pran of India being a developed country. अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो उस प्रण को पूरा करने के लिए हमें एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी चाहिए. क्यों चाहिए? अब देखिए, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इट इज़ हाई. इट इज़ अराउंड 13 to 14%. और जो न्यू पॉलिसी आई है, जो न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, दिस इज़ बेसिकली ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस, जिसको हम ई लॉग्स कह रहे हैं, ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज. इनको स्टार्ट किया गया है. तो इस पोर्टल के थ्रू जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, दे कैन डायरेक्टली टेक अप एनी सच मैटर विच कॉजेज प्रॉब्लम इन देयर ऑपरेशन. कोई गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उनकी ऑपरेशन, उनकी परफॉर्मेंस में अगर दिक्कत आती है तो इस पोर्टल पे डायरेक्टली उस मैटर को रेज किया जा सकता है. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एक इंटरडिसिप्लिनरी, एक क्रॉस सेक्टोरल पॉलिसी है. इवन इसमें मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस आ जाती हैं. इसका एम है कि जितना भी इंडिया का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है उसकी डेवलपमेंट करना, एंड इसके थ्रू इंडिया के सभी सेक्टर्स में एक न्यू एनर्जी बूस्ट हो जाएगी. इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इंडिया में वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ सकें और जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट कर सकें. एंड दैट इज़ वाई वी नीड लॉजिस्टिक पॉलिसी, क्योंकि अगर हम बाकी डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपैरिजन में देखें तो इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलरेडी हाई है. और अगर हम हमारे लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करेंगे, दिस विल इम्प्रूव आवर कॉम्पिटिटिवनेस. डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनली भी, एक्सपोर्ट मार्केट में भी इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस इससे बढ़ेगी. इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द एफिशिएंसी व्हेन यू आर कटिंग अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं. वैसे भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास और बहुत सारे स्टेप्स हैं, लिए गए हैं. पीएम गति शक्ति, ये तो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल मास्टर प्लान है. फिर वी हैव ULIP, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिससे जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की उनको सिंगल पोर्टल पे ला दिया गया. एक्सपोर्टर्स को फ्री कर दिया गया फ्रॉम दोज लॉन्ग एंड कम्बरसम प्रोसेसेस. एक पोर्टल बना दिया गया. इंडियन पोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है. जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, जो पहले 44 आवर्स था, वो 26 आवर्स हो गया. 26 आवर्स में टर्न अराउंड हो जाता है. वेसल्स जो हैं वो एम्प्टी होकर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती हैं. एंड ऑल्सो फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट वी हैव 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स, उनको भी कन्वर्ट किया गया है. 30 एयरपोर्ट्स पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं और मल्टी मोडल हब्स को क्रिएट किया जाएगा. वाटरवेज इंपॉर्टेंट है इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए. किसान रेल, ऐसे एयरपोर्ट्स जहाँ पे कृषि उड़ान की फैसिलिटी हो, इनको भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. एंड देन पेपरलेस एग्जिम ट्रेड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड, इसके लिए ई संचित, जहाँ पे फेसलेस असेसमेंट की जाएगी कस्टम्स की, इसे लॉन्च किया गया है.
दिस प्रोविजन ऑफ ई-वे, बिल्स, फास्ट टैग, ताकि लॉजिस्टिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। जीएसटी का तो रोल इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज व्हेन यू हैव अ यूनिफाइड टैक्स सिस्टम तो इससे जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर के जो इश्यूज हैं वो स्मूदन आउट हो जाते हैं। फिर रिसेंटली ड्रोन पॉलिसी में चेंज किया गया, ड्रोन्स को लॉजिस्टिक सेक्टर में यूज़ किया जाए, इसको लेकर पब्लिक सेक्टर आपका जो पीएलआई स्कीम्स हैं वो आई हैं। सागरमाला, भारतमाला, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, इन सब को यूज़ करके इंडिया का जो लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है उसे यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। सो देयरफॉर इफ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम, तो इस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के थ्रू दिस हैज़ एन इमेंस पोटेंशियल, जिससे कि हम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगी, बिजनेसेस एक्सपैंड हो पाएंगे, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इट विल इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, लास्ट माइल डिलीवरी जो है वो एनहांस हो पाएगी, एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। दिस विल सेव टाइम, दिस विल सेव मनी। लॉजिस्टिक्स अगर रोबस्ट हो जाएगा, इट विल प्रिवेंट वेस्टेज, एग्रो प्रोडक्ट्स की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, वेस्टेज कम हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ जाएगी। So strengthening of the logistics sector will not only make the life of common man easy, but it will also help to increase the respect of the laborers and the workers. जितने भी लॉजिस्टिक्स में जो इश्यूज़ हैं उनको कम कर दिया जाएगा, इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, जो लोग उन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनका फ़ायदा होगा। एंड दैट इज़ वाई PM has said that when the parameters, the roadmap and the timeline for the performance come together, so at that time we have policy plus performance, and that is equal to progress. Policy plus performance equal to progress. So the world is looking at India as a democratic superpower, and we have this extraordinary talent ecosystem. So today the world's attitude towards India is changing for better, and this step is a very significant step in that particular direction. So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.